देखो, आज जो टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे वो है स्टोरेज क्लासेस। ठीक है, देखो स्टोरेज क्लासेस का मतलब क्या है, पहले ध्यान से देखना। मैंने यहां पर एक फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन, और इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया ए के नाम से। ठीक है, एक फंक्शन और बना दिया मैंने f1 के नाम से, और इसके अंदर भी एक वेरिएबल बनाया मैंने ए। तो स्टोरेज क्लासेस क्या करती है कि कोई भी वेरिएबल जो होता है, अगर कोई भी वेरिएबल है, उस वेरिएबल की कोई ना कोई एक स्टोरेज क्लास होती ही होती होगी। क्या होती होगी? कोई ना कोई स्टोरेज क्लास होती होगी। स्टोरेज क्लास का मतलब ये है कि वो क्या क्या चीजें चेक करता है। पहला, सबसे पहले डिफॉल्ट वैल्यू, दूसरा स्टोरेज लोकेशन, तीसरा स्कोप। ठीक है, ये तीन चीज चेक करता होगा। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल कौन सा है हमारा? लोकल वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? कैसे पता चला? ब्रैकेट्स के अंदर है, और ब्रैकेट्स के अंदर होने का मतलब क्या है? ये लोकल है। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी लोकल है। ठीक है, मेनली हमारे पास चार स्टोरेज क्लासेस होती हैं। जो फर्स्ट स्टोरेज क्लास होती है वो होती है हमारे पास ऑटो, एक होती है हमारे पास स्टैटिक, थर्ड हमारे पास होती है एक्सटर्न, और फोर्थ हमारे पास होती है रजिस्टर। ठीक है, कितनी स्टोरेज क्लासेस होती है हमारे पास? चार स्टोरेज क्लास होती हैं, ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न और रजिस्टर। ठीक है, जितने भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं, उन लोकल वेरिएबल्स की जो स्टोरेज क्लास होती है वो क्या होती है? बाय डिफॉल्ट ऑटो होती है। क्या होती है? ऑटो। आप यहां पर ऑटो लिखो चाहे नहीं लिखो, ऑटोमेटिकली क्या है? वो ऑटो टाइप की है। इंटरनली ऑटो इसके साथ जोड़ दिया जाता है, यहाँ पर कंपाइलर जोड़ देता है हर एक लोकल वेरिएबल के साथ। ठीक है, अब एक्सटर्न कहाँ काम में आएगा, स्टैटिक कहाँ काम में आएगा, रजिस्टर कहाँ काम में आएगा, ये हमको देखना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या बात क्या है कि कोई भी वेरिएबल, अब अगर मैं इस वेरिएबल की बात करूं, क्या ये वेरिएबल यहाँ एक्सेसिबल है? नहीं है। क्या ये वेरिएबल यहाँ एक्सेसिबल है? नहीं है। मान लो इसका नाम एक्स रख देते हैं, ना तो मैं एक्स को यहाँ एक्सेस कर सकता हूँ, ना ही ए को मैं यहाँ एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि लोकल है, इनका स्कोप ही इन ब्रैकेट्स के बीच में ही 20 तक सीमित है, इसके आगे वो नहीं जा सकता। ठीक है, तो देखो नॉर्मली हमारे पास जो स्टोरेज क्लासेस हैं वो कौन कौन सी हैं, इधर देखो क्या क्या चेक करता है। सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं। देखो, ए वेरिएबल not only represents a data type but it also associated with a storage class। कि कोई वेरिएबल सिर्फ डेटा टाइप को रिप्रेजेंट नहीं करता है कि भाई ये पर्टिकुलर किस डेटा टाइप का है। ठीक है, वो किससे एसोसिएटेड होता है? किसी ना किसी स्टोरेज क्लास के साथ जरूर जुड़ा हुआ रहता है। तो जो स्टोरेज क्लास है, स्टोरेज क्लास इज यूज टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पहला, स्कोप। स्कोप का मतलब वो वेरिएबल कहाँ और किस किस के थ्रू यूजेबल है, ये बताएगा, है ना, कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल को कहां कहां पर एक्सेस किया जा सकता है। भाई लोकल है तो कहां कहां एक्सेस किया जा सकता है? सिर्फ कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ग्लोबल है तो कहां किया जा सकता है? पूरे प्रोग्राम के अंदर, किसी दूसरे प्रोग्राम में भी जा सकता है वो। समझ में आ रहा है? तो ये स्कोप ये डिफाइन करेगा। स्टोरेज एरिया का मतलब वो कहां जाके स्टोर होगा। भाई स्टैक एरिया में होगा, सेगमेंट एरिया में होगा, सीपीयू रजिस्टर में होगा, या हीप एरिया में होगा, कहां जाके स्टोर होगा। ठीक है, क्योंकि हर एक वेरिएबल मेमोरी में तो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगा ना, तो ये देखा जाएगा कि कहां जाके स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इनिशियल वैल्यू, कि उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, डिफॉल्ट होगी या जीरो होगी अगर इंटीजर टाइप का है तो। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल नॉर्मली आपको यही बताया जाता है कि क्या होता है, उनमें गार्बेज होती है वैल्यू।
ठीक है। अगर हम चौथा अगर बात करें तो चौथा कौन सा है हमारे पास, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का मतलब ये है कि अगर यहां पर देखा जाए, अगर इसका देखा जाए तो इस पर्टिकुलर एक्स की जो लाइफ साइकिल है वो कब तक है, जब तक F1 जो है वो मेमोरी में है। F1 मेमोरी से गया तो क्या ये भी गया, बिल्कुल गया। तो कौन सा वेरिएबल कितने लंबे टाइम तक मेमोरी में रहता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, उसकी लोकेशन के, उसके ऊपर उसकी स्टोरेज क्लास पे डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब अगर कोई ग्लोबल वेरिएबल है उसकी लाइफ साइकिल क्या रहेगी, उसकी लंबी रहेगी, क्योंकि कोई भी वेरिएबल, कोई भी नया फंक्शन कॉल हो रहा है, उस फंक्शन में अगर हम ग्लोबल वेरिएबल को काम में ले रहे हैं, इसका मतलब वो मेमोरी में रहना चाहिए ना। अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फंक्शन मेमोरी में एलोकेट हो रहा है, डी एलोकेट हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो मेमोरी में फिक्स है, वो मेमोरी में बना हुआ है, इसका मतलब वो लंबे टाइम तक रहता है मेमोरी में। ठीक है, लोकल वेरिएबल लंबे टाइम तक नहीं रहता है। कुछ एग्जाम्पल मैंने इसके दिए थे स्टैटिक के भी, जो आप लोगों ने देखे थे एरे पढ़ाते टाइम, वो भी हम लोग देखेंगे। देखो स्टोरेज क्लास एक हमारे पास कौन सी है, ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक और रजिस्टर। कहां जाके स्टोर होगा, स्टैक एरिया में। ये कहां जाके स्टोर होंगे, दोनों डेटा सेगमेंट एरिया में। ये कहां जाकर स्टोर होगा, सीपीयू के रजिस्टर में, सीपीयू रजिस्टर में। ठीक है, इन दोनों की डिफॉल्ट वैल्यू तो क्या होती है, गार्बेज, और इनकी डिफॉल्ट वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, यानी अगर आपने किसी वेरिएबल को बना दिया स्टैटिक, स्टैटिक इंट एक्स, ठीक है, और अगर आप प्रिंटफ के अंदर अगर इस एक्स को प्रिंट करवाने की कोशिश करोगे तो आउटपुट क्या आएगा, 0। ठीक है, अब इनका स्कोप है, इसका क्या है, लोकल, इसका भी क्या है, लोकल है। इसका ग्लोबल होता है, इसका दोनों ही होता है, लेकिन हम इसको नॉर्मली काम में किसके लिए लेते हैं, लोकल स्कोप की तरह काम में लेते हैं, क्योंकि ग्लोबल स्कोप के लिए ग्लोबल वेरिएबल है हमारे पास। अगर हम इसको ग्लोबल बना देंगे तो इसमें और ग्लोबल वेरिएबल में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, तो हम इसको क्या बनाते हैं, नॉर्मली लोकल ही बनाते हैं। ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल कब तक रहेगी, ये तो ब्लॉक के एंड तक रहेंगे, और ये कहां रहेंगे, ये प्रोग्राम के एंड तक बने रहते हैं। ठीक है, कब तक बने रहते हैं, प्रोग्राम के एंड तक बने रहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल्स देखने से चीजें ज्यादा समझ में आएगी, जब रिवीजन करोगे तो और अच्छी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले ऑटो स्टोरेज क्लास की बात करते हैं। जो भी लोकल वेरिएबल होते हैं वो सारे किस टाइप के होते हैं, ऑटो टाइप के होते हैं। जैसे सिंपल सा, अगर मैं ये नहीं भी लिखता तो भी ये प्रोग्राम चल रहा होता, और लिख दिया तो भी सेम ही काम करेगा। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल सारे क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, ऑटो टाइप के होते हैं। लोकल वेरिएबल कब बनेगा, जब वो फंक्शन कॉल होगा, और कब हटेगा, जब फंक्शन मेमोरी से हटेगा। जैसे ये हमारे पास एक स्टैक है, ठीक है, अब स्टैक में हमने क्या किया, सबसे पहले मेन के लिए बना, मेन ने किसको कॉल किया, एबीसी को। जो फर्स्ट टाइम पर एबीसी कॉल किया तो फर्स्ट टाइम पर कौन बना, इसके अंदर कौन बना, ए की वैल्यू 5 थी, माइनस माइनस करके कितनी होगी, 4। तो आउटपुट क्या प्रिंट किया यहाँ पर इसने, 4। सेकंड टाइम भी फिर कॉल हुआ, सेकंड टाइम पे फिर कॉल हो, तो जैसे ही इसका काम खत्म हुआ, खत्म होते ही ये मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। सेकंड टाइम पे फिर गया, फिर ए बना, ए में फिर से 5 आया, माइनस माइनस होके फिर 4 आया, फिर 4 प्रिंट करवाया। थर्ड टाइम पे जब फिर से कॉल हुआ, फिर से ए बना, फिर उसमें 5 बना, 5 से वो 4 हुआ, 4 प्रिंट करवाया। इसका मतलब कि जितनी बार फंक्शन बनेगा उसके अंदर बना हुआ वेरिएबल उतनी बार ही बनेगा, उतनी बार ही मरेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, जितनी बार फंक्शन बना उतनी बार ये बनेगा, उतनी बार ही मरेगा। लोकल वेरिएबल का ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हम यहां पर देख लेते हैं नीचे। जैसे ये एग्जांपल देखो, ये हमारे पास ए है, माइनस माइनस हमने बना दिया। ठीक है, क्या इस ए को एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि डिक्लेयर यहां किया गया है। कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया गया कैसे पता चलता है, उसके आगे इंट लिखा हुआ है। ये जो डिक्लेरेशन वाला सिंटेक्स है, इस ए को क्या मैं यहां पर एक्सेस कर सकता हूं, ये लोकल है। ये ए जो है ये इस एबीसी का लोकल है, इसको इसके बाहर दूसरे फंक्शन में एक्सेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्या आउटपुट आएगा, अनडिफाइंड सिंबल ए। एरर क्या आएगा, अनडिफाइंड सिंबल ए। जैसे इधर वाले एग्जांपल्स में देखो, हमने क्या किया, प्रिंट एफ के अंदर हेलो प्रिंट किया और इंट ए लिख दिया। कुछ कंपाइलर्स में ये कहा जाता है, सी के कुछ जो पुराने कंपाइलर्स हैं, कि जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है वो हमेशा कहाँ होना चाहिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए। कहाँ लिखा होना चाहिए, सबसे ऊपर, बाकी सब नीचे होगा, पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा। कुछ कंपाइलर्स ये कहते हैं। इधर वाले में क्या हो रहा है, कितने स्कूप हैं,
एक तो स्कोप ये है और एक स्कोप ये है। ये कौन सा स्कोप है? इसका इनर स्कोप हो गया ना। अब इसके अंदर डिक्लेयर किया गया वेरिएबल यानी ये वाला जो ए है, ठीक है, इस ए में कितना पड़ा हुआ है 10, वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, तो ये क्या प्रिंट करवाएगा 9। लेकिन इस वाले ए में कितना पड़ा हुआ 5, वो कितना हो जाएगा 6, ये क्या प्रिंट करवाएगा 6, और ये क्या प्रिंट करवाएगा 7, क्योंकि ए जो है ये कौन से वाले ए की बात कर रहा है, इस वाले ए की बात कर रहा है। और ये वाला ए कौन है, इसका स्कोप तो यहाँ से यहाँ तक ही है, ये बाहर तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो सेम नाम से लेने के पीछे रीजन यही है कि आप लोगों को पता रहे कि स्कोप क्या है, यानी कि इस वाले ए का स्कोप सिर्फ इन्हीं ब्रैकेट तक है। कहां से कहां है ये, यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक है। और इसका इस वाले ए का क्या है, यहां से यहां तक। अब इनर वाले में चले जाता वो, लेकिन कब, अगर मैं यहाँ पर ए की जगह क्या कर दूं एक्स कर दूं, तो उस केस में ये क्या प्रिंट करवाएगा 6 से प्रिंट करवाएगा। लेकिन अगर सेम नाम से है तो किसको किसको प्रेफरेंस देगा, वो खुद वाले को देगा, है ना, खुद वाले को देगा जो उसका खुद का लोकल है। अब एक्सटर्न कीवर्ड, एक्सटर्न स्टोरेज क्लास के बारे में जान लेते हैं कि एक्सटर्न स्टोरेज क्लास क्या है। ये एग्जांपल से देखो, ये कौन सा वेरिएबल है ग्लोबल, क्या एक्सटर्न लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है ध्यान से देखना। सबसे पहले एबीसी चला, एबीसी ने इसको क्या किया प्लस प्लस। अभी भी हमने एक टेबल देखी थी, उस टेबल में ये बताया गया था कि जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं उनकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब जीरो, यानी जी में फिलहाल क्या पड़ा हुआ है 0। एबीसी कॉल करेंगे प्लस प्लस जी का मतलब ये क्या कर देगा इसको 1। फिर एक्स वाई जेड कॉल करेगा, यहाँ पे प्लस प्लस जी हो रहा है, इसको क्या बना देगा 2। फिर ये खुद भी इसको प्लस प्लस कर रहा है, क्या बना देगा इसको 3। और जी को प्रिंट कर रहा है तो आउटपुट कितना आएगा हमारे पास 3 आउटपुट आएगा, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल के अंदर अगर मैंने कुछ डाला भी नहीं हुआ है तो समझ लो कि इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी, ठीक है। इस वाले में क्या हो रहा है इसको देखो ध्यान से, एबीसी है, एबीसी को कॉल कर रहा है ये इधर, ठीक है। अब हमने प्लस प्लस जी लिखा हुआ है, जबकि इसको डिक्लेयर कहां किया हुआ है नीचे, यूज कहां कर रहे हैं ऊपर। तो ऊपर से नीचे चलते हुए जब कंपाइलर आएगा तो कंपाइलर को ये स्टेटमेंट बाद में मिलेगा, ये पहले मिलेगा, तो पूछेगा ये जी कौन है भाई। तो अगर मान लो कि उसने सोच लिया कि वेरिएबल है, लेकिन किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, कौन से स्टोरेज क्लास का है, कुछ नहीं पता उसको, तो इसका एरर दे देगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि ग्लोबल वेरिएबल का मतलब ये नहीं कि प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब ये है कि जहां डिक्लेयर किया है उसके नीचे कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है, उसके ऊपर एक्सेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। डिक्लेयर कहां किया आपने, यहाँ, इसके नीचे ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप ऊपर एक्सेस करने की कोशिश करोगे ये गलत है, ठीक है। जहां डिक्लेयर किया है उसके नीचे हर जगह एक्सेस कर लो, ऊपर नहीं कर सकते हैं। ऊपर कैसे करोगे ये तरीका हम जानेंगे आगे, एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू देखेंगे कि एक्सटेंड कीवर्ड क्या करवाता है, ठीक है। अब इधर देखो, अब हमने क्या किया, एक्सटेंड कीवर्ड दिख रहा है, और डिक्लेयर कहां किया आपने यहां पे। हमने जब फंक्शंस पढ़े थे तो फंक्शंस के प्रोटोटाइप्स पढ़े थे। प्रोटोटाइप क्या बताता है, मतलब ये बताता है, कंपाइलर को बताता है कि इस फंक्शन का नाम क्या है, ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इस फंक्शन में क्या पैरामीटर होंगे। वैसे ही ये दिख रहा है तुमको फॉरवर्ड डिक्लेरेशन या रेफरेंसिंग। फॉरवर्ड डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि जब कंपाइलर यहाँ पहुंचेगा तो कंपाइलर को ये बताया जा रहा है, एक्सटेंड क्या बता रहा है कि भाई साहब ये एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का जिसका नाम जी है, जिसे नीचे कहीं डिक्लेयर किया गया है। कहाँ डिक्लेयर किया गया है, यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो आप इसका एरर ना दें और ये मान लें कि नीचे वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। अगर नीचे नहीं मिलता है तो एरर दे देना डिक्लेरेशन, लेकिन अभी के लिए एरर मत दो। तो जब यहां पर पहुंचेगा कंपाइलर तो वो देखेगा कि कहीं पर नीचे ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर्ड है जिसका नाम जी है और जो किस टाइप का है इंटीजर टाइप का है। अगर एक्सटेंड लिख दिया इसका मतलब कि कौन से स्टोरेज क्लास का, एक्सटेंड स्टोरेज क्लास का है, ठीक है। कोई एरर नहीं देगा। इधर इसमें यहां पर एरर दे देगा, क्यों, क्योंकि हमने ये जो फॉरवर्ड डिक्लेरेशन है ये क्या बनाया है लोकल बनाया है एबीसी के अंदर। अगर ये स्टेटमेंट मैं यहां लिख देता तो उस केस में तो दिक्कत नहीं आती, उस केस में तो इसके लिए भी मान लेता और इसके लिए भी मान लेता, दोनों के लिए मान लेता। लेकिन अभी मैंने कहा लिखा हुआ है उसको
लोकल एबीसी के अंदर लिख दिया तो एबीसी के लिए तो मान लेगा और एबीसी 1 के लिए नहीं मानेगा। किसके लिए नहीं मानेगा? एबीसी 1, ठीक है। इधर इसको जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो डिक्लेरेशन नीचे लिखा हुआ है ना, इसको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या है? ये सेम लाइन या तो यहां लिख दो इसके ऊपर, ठीक है, या फिर इसको एक बार कहां लिख दिया जाए? ऊपर, तो सभी के लिए काम कर जाएगा, वो स्टेटमेंट ग्लोबल हो जाएगा। किसका? क्यों नहीं है फायदा? एक बार डिक्लेरेशन बहुत बार क्या होता है कि अपन वेरिएबल अगर कहीं नीचे बना देते हैं ग्लोबल वेरिएबल, तो ऊपर वालों को कैसे यूज करेंगे? एक्सटेंड के थ्रू यूज करेंगे उसको। या फिर आप चाहते हो कि मैंने नीचे डिक्लेयर किया, ऊपर सिर्फ किसी एक ही फंक्शन उसको यूज कर सके, बाकी नहीं कर सके। भाई इसमें क्या होता है, दिक्कत ये होती है कि इसमें ये सिक्योर नहीं है चीजें। इसमें ग्लोबल को तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो मुझे क्या करना है कि कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो कि ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस ही ना कर पाए, तो मैं उनको कहां लिखूंगा? डिक्लेरेशन से ऊपर, इस स्टेटमेंट से ऊपर तो लिखूंगा मैं चाहता हूं कि यहाँ 50 फंक्शन है, 50 फंक्शन में सिर्फ एक है वो तो उसको एक्सेस कर पाए, बाकी के 49 नहीं कर पाए, तो एक के लिए मैं क्या करूंगा? लोकल को बिना एक्सटर्नल के भी उन 50 से नीचे लिखते तो वही से बनाते। 39 से नीचे लिखते तो ऊपर कहाँ एक्सेस होता है क्या वो? मैं तो चाहता हूं कि 39 में से एक में हो जाए। हाँ, फिर क्या करोगे? फिर नहीं कर सकते, फिर तो एक्सटेंड के बिना कर दोगे क्या? वो तो एक्सटेंड से ही होगा। यानी हमने सिक्योर भी कर लिया कि ऊपर वाले इस ग्लोबल को एक्सेस ना कर पाए, तो हमने उनको ऊपर लिख दिया, तो उनसे तो हमने बचा लिया ना उसको एक्सेस होने से। सिक्योरिटी, डायरेक्ट सिक्योरिटी तो देता नहीं है सी लैंग्वेज, जैसे ऊप्स देता है, तो हमने उनको लिखने के पैटर्न से उस चीज को बचा लिया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया इसमें क्या दिक्कत हो रही है? आगे देखते हैं। इधर वाले में देखो, इस बार हमने क्या बना दिया इसको? ग्लोबल फॉरवर्ड डिक्लेरेशन है, जबकि हमने डिक्लेयर सबसे नीचे जाके किया है। कहां किया है? सबसे नीचे, जबकि एरर कोई नहीं दे रहा है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। आउटपुट कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, ठीक है। क्या मिल गया इसको? देखो इधर, अब इधर देखते हैं हमने क्या किया। एक्सटर्न इंट जी, क्या नीचे हमने कहीं पर भी डिक्लेयर किया है? सिर्फ एक्सटर्न लिख के छोड़ दिया, एरर दे देगा। इस ये डिक्लेरेशन, ये क्या है? फॉरवर्ड डिक्लेरेशन है, यानी प्रोटोटाइप एक तरीके का। अगर तुम इसको कोई वैल्यू दे देते हो, मैंने यहां पर लिख दिया 10, तो उस केस में अब ये ग्लोबल वेरिएबल कंसिडर होगा, यानी डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों ही हो गया। जब तक आप उसको कोई वैल्यू नहीं दोगे, इनिशियलाइज नहीं करोगे, तब तक तो वो क्या कहलाएगा? प्रोटोटाइप ही कहलाएगा, ठीक है। और इस केस में अगर तुमने इंट जी इक्वल्स टू 10 यहां पर भी लिख दिया और यहां पर भी तुमने लिख दिया इंट जी इक्वल्स टू 20, क्या दे देगा? एरर, क्योंकि इसी को मान लेगा, तो वो कहेगा कि जी को आप रीडिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हो, आप एक बार कर चुके हो ऊपर, ठीक है। जैसे नीचे एग्जांपल आ सकते हैं इसके कोई, जैसे यहां पर ने कर दिया, जी में क्या दे दिया हमने? 10। क्या नीचे कहीं पर मैंने लिखा इंट जी इक्वल्स टू 10? इसी को मान लेगा कि हाँ ये डिक्लेरेशन भी है, ठीक है, एक्सटेंड के थ्रू। लेकिन इधर वाले केस में देखो, यहां भी लिख दिया, यहां भी लिख दिया, क्या दे रहा है अपने को? एरर। कह रहा है कि वेरिएबल जी इज इनिशियलाइज मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार इनिशियलाइज किया आपने, एक बार तो यहां कर दिया, एक बार यहां कर दिया, ठीक है। सर अगर हमने मान लो कि कुछ फंक्शन जी का वो कर दिया, जी है जो ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल नीचे ले लिया, लेकिन हम उसमें ये एक्सटर्नल लगा के उसको किसी फंक्शन के अंदर लिख दे, तो वो उस फंक्शन का लोकल नहीं माना जाएगा, वो ग्लोबल ही है, वो लिंकिंग कर रहा है एक तरीके से, रेफरेंसिंग करता है। देखो इसके साथ 2 नाम लिखे हुए हैं, एक रेफरेंसिंग भी लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? रेफरेंसिंग का मतलब क्या है कि जैसे ऊपर वाला एग्जांपल था, ये वाला एग्जांपल, ये एग्जांपल क्या कर रहा है? ये इस वाले स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट को क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है, ठीक है। तो ये लिंकिंग करता है एक तरीके से, ताकि ये बताता है कि नीचे इस तरह का एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। नीचे जी में कोई वैल्यू डाल इस फंक्शन में वो प्रोटोटाइप यूज किया, उसमें भी एक्सेस हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल सेम वैल्यू एक्सेस होगी, मतलब वो उसका लोकल नहीं बनने देगा जी ना। लोकल एक्सटेंड लिख दिया, लोकल हो गई नहीं। इधर आ जाओ,
ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक जी है ग्लोबल और एक जी है कौन, लोकल। प्रेफरेंस किसको मिलेगा, लोकल वाले का। आउटपुट कितना आएगा 20, 10 नहीं आएगा। ठीक है, किसको मिला, लोकल को मिला। फिर भी अगर आप चाहते हो कि नहीं यार ये जी वाली वैल्यू यहाँ पर एक्सेस हो ही हो किसी भी तरीके से, ये जी होते हुए भी हो जाए, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, अंदर एक अलग से स्कोप बनाना पड़ेगा। जैसे पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या हो रहा है, ये ए में कितना पड़ा हुआ है 10 और ए में कितना है 20, तो ये 20 प्रिंट करवाएगा, ये 10 क्योंकि ये इसका लोकल है तो ये 20 प्रिंट करवा देगा, और ये कितना कितना प्रिंट करवाएगा 10 प्रिंट करवाएगा। इधर वाले केस में क्या हो रहा है, ए और बी दोनों डिफरेंट हैं, तो ये तो क्या प्रिंट करवा देगा, ए में 10 बी में 20, लेकिन यहाँ पर बी का क्या दे देगा, एरर। क्यों, क्योंकि बी जो है वो यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है और इसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक, और आप उसको एक्सेस कहाँ करने की कोशिश करो, उसके बाहर। ठीक है, तो उसके लिए अनडिफाइंड हो जाएगा अभी। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या नाम है, जी, क्या नाम है, जी, क्या प्रिंट करवाएगा 20, लेकिन आप इस 10 को अंदर प्रिंट करवाना चाहते हो तो तुम क्या करो, अंदर एक अलग से एक स्कोप और बना लो। हाँ, और उस स्कोप में एक्सटर्न के थ्रू क्या कर दो, इसकी इसकी लिंकिंग करवा दो यहाँ पे। बिना स्कोप के कंफ्यूजन हो जाएगा, 2 जी हो जाएंगे। नहीं, क्योंकि तुम यहाँ पर जी प्रिंट कर रहे हो सीधा सीधा, एक्सटर्न इंट जी थोड़ा ना लिख रहे हो। तो अगर तुम ये मान लो ये नहीं लिखते हो और सिर्फ ये लिख के छोड़ देते हो, तो उस केस में कौन सा जी लेगा भाई, ये वाला लेगा या ये वाला लेगा। तो आप अंदर स्कोप बनाकर उसमें लिंकिंग कर दो उसकी, तो एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, हमने जी में क्या लिख दिया 10, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेरेशन के साथ इसमें 10 डलवा दिया। ठीक है, हमने इंट जी लिख दिया, यानी ये लोकल इसका जी है, इसका लोकल जी है नहीं। ठीक है, तो ये तो क्या करेगा, ये तो प्रिंट करवाएगा 11 और ये क्या प्रिंट करवाएगा 51, क्योंकि ये लोकल वाले को प्लस प्लस करेगा और ये किसको करेगा, ग्लोबल वाले का, क्योंकि इसका खुद का नहीं है जी, इस वाले का एक्सेस कर रहा है। कैसे पता चल रहा है खुद का नहीं है, यहाँ ऐसे नहीं लिखा हुआ इंट जी। ठीक है, इंट जी का मतलब डिक्लेरेशन होता है, तो डिक्लेयर तो हमने किया ही नहीं है। क्या यहाँ किया हुआ है, बिल्कुल यहाँ किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टैटिक स्टोरेज क्लास की बात करते हैं। स्टैटिक स्टोरेज क्लास में क्या है, तो देखो इधर क्या हो रहा है, 3 बार कॉल हुआ है एबीसी। ठीक है, तो ये सबसे पहले इधर बनेगा, सबसे पहले कौन, मेन। ठीक है, मेन ने सबसे पहले किसको कॉल किया, एबीसी को कॉल किया। तो जब मेन एबीसी को कॉल करेगा तो एबीसी के अंदर 2 वेरिएबल्स हैं, एक ऑटो टाइप का और एक स्टैटिक टाइप का। ऑटो टाइप का तो इसके अंदर बन जाएगा, जैसे जैसे ये एबीसी बना, एबीसी बनते ही इसके अंदर क्या बन जाएगा, एक वेरिएबल ए, और ए में सबसे पहले क्या वैल्यू जाएगी, गार्बेज वैल्यू। लोकल है तो लोकल में तो गार्बेज ही जाती है। और जब ये फर्स्ट टाइम पर कॉल होगा तो स्टैटिक भी बनेगा साथ के साथ में। इधर स्टैटिक का नाम क्या है, बी, और स्टैटिक की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है 0। इसमें थोड़ा डलवा रखिए 5। ठीक है, इसमें क्या डलवा रखिए 5। ठीक है, इसमें भी क्या जाएगा, गार्बेज नहीं जाएगा, इसमें भी क्या जाएगा 5, क्योंकि इसमें भी हमने 5 से इनिशियलाइज करवाया इसको। ठीक है, 5 गया, 5 जाने के बाद क्या हुआ, प्लस प्लस ए, प्लस प्लस हो ए का मतलब ये तो हो जाएगा 6, और ये भी क्या हो जाएगा 6। जब ये 6 हुआ तो नीचे प्रिंट क्या क्या प्रिंट करवाएगा, ये 6 एंड 6। क्या कुछ और है चलने के लिए, नहीं है। नहीं है तो क्या होगा, ये मेमोरी से डिलीट कर दिया जाएगा, वो बना हुआ है मेमोरी में, ध्यान रखना। ठीक है, ये मेमोरी से क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब ये अगर मेमोरी से डिलीट हुआ तो उस केस में फिर क्या होगा, अब सेकंड टाइम पर कौन कॉल हुआ, फिर से एबीसी फिर कॉल हुआ। पहले तो ये था, अब इस स्टेटमेंट से कॉल हुआ, तो फिर से ए बना, ए में क्या गया 5। ये दोबारा से नहीं बनेगा, ये एक बार बन चुका है, एक बार ही बनता है और लास्ट तक बना रहता है जब तक आपका प्रोग्राम रहता है। अब इसको प्लस प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। वो 6 तो पहले से ही है, कितना हो जाएगा 7। तो इस बार आउटपुट कितना आया 6 एंड 7। जैसे काम खत्म हुआ ये मेमोरी से फिर डिलीट हुआ तो दोबारा कॉल हुआ, तो दोबारा ए बना, तो फिर इसमें 5 बना तो फिर प्लस प्लस हो गया 6 हुआ, ये प्लस प्लस हो गया कितना हो गया 8। तो इस बार आउटपुट कितना आएगा 6 एंड 8।
समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जितनी बार फंक्शन कॉल होगा लोकल वेरिएबल उतनी बार बनेगा, उतनी बार मरेगा। लेकिन स्टैटिक क्या होगा, एक बार ही बनेगा और प्रोग्राम के लास्ट तक बना रहेगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे इधर वाले एग्जांपल में अपन बात करते हैं, ये हमारे पास कौन है, मेन के अंदर स्टैटिक। यहां पर हमने क्या प्रिंट करवाया 10, और ये कितना हो गया 11। इसके अंदर हमने एक और ले लिया b, इसमें कितना पड़ा हुआ है 20। तो ये a जो है, a तो क्या प्रिंट करवाएगा यहाँ पर 11, और b क्या प्रिंट करवाएगा 20। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि लोकल वेरिएबल है, अंदर आ भी सकता है। अगर इसका खुद का a होता तब तो ये खुद वाले को a को लेता, लेकिन अब तो किसका a है, ऊपर वाले का a है, तो इजीली ले लेगा। यहां पर अगर हम b लेंगे तो b का हमको एरर दे देगा क्योंकि स्कोप से बाहर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं उसको। ठीक है, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, स्कोप से बाहर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, भाई तुमको मैं जो प्रैक्टिकल करवाता हूं इसकी थ्योरी लिख सकते हो ना तुम, जब तक तुम प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो थ्योरी तो तुम्हारे समझ में आनी नहीं है, और थ्योरी वैसे तो लिखी हुई है सारे के सारे, है ना। नेक्स्ट क्या है, देखो ये हमने लिखा सबसे पहले स्टैटिक इंट f1। तो स्टैटिक टाइप का आप रिटर्न भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या 5 तुमने रिटर्न किया, x को क्या मिला 5, आउटपुट कितना आ गया 5। सिंपल सा बता रखा है कि स्टैटिक टाइप रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे कोई इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट, रजिस्टर स्टोरेज क्लास। रजिस्टर स्टोरेज क्लास और ऑटो स्टोरेज क्लास ऑलमोस्ट सेम है। क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, बस एक दो छोटे छोटे चेंजेस हैं। पहला चेंज क्या है, पहले तो सिमिलैरिटी देख लेते हैं क्या है, कि इस तरह के वेरिएबल्स की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है गार्बेज, और ऑटो वालों की भी क्या होती है गार्बेज। इसका स्कोप क्या होता है हमेशा लोकल, इसका भी क्या होता है लोकल, दोनों का लोकल रहता है। ठीक है, इसका जो लाइफ होती है वो लाइफ क्या होती है, दोनों की सेम होती है। कब तक, फंक्शन स्कोप फंक्शन तक रहती है, जब तक फंक्शन मेमोरी में रहेगा तब तक इनकी लाइफ है, अदरवाइज लाइफ इनकी हटा दी जाती है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये जो होते हैं ऑटो, ये कहां जाके स्टोर होते हैं स्टैक मेमोरी के अंदर। रजिस्टर कहां होते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है सीपीयू के रजिस्टर्स में जाके स्टोर होते हैं। ठीक है, अब कब तुमको स्टोरेज को काम में लेना है, सॉरी कब तुमको ऑटो को काम में लेना है, कब तुमको रजिस्टर को काम में लेना है। तो रजिस्टर को काम में लेना जब जब तुम्हें क्या करना है, फास्ट एग्जीक्यूशन करवाना है। क्योंकि होता क्या है कि जो रैम है उस रैम से कोई भी डेटा या कोई भी जब आपकी प्रोसेस होती है किसी भी वेरिएबल की, तो वो डेटा आगे जाकर सीपीयू के रजिस्टर में ही स्टोर करवाया जाता है। कहां करवाया जाता है, सीपीयू के रजिस्टर में स्टोर करवाया जाता है, रैम से पहुंचा के, रैम से उठाकर रजिस्टर में डाला जाता है, फिर रजिस्टर आगे किसको किसको फॉरवर्ड करता है, सीपीयू को। अब तुमने क्या किया, डायरेक्टली कहां स्टोर करवा दिया, रजिस्टर में, तो ट्रैवलिंग वाला टाइम ये बच गया, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, तुम्हारा फास्ट हो गया। ठीक है, अब रैम तो क्या करती है कि अपने किसी भी वेरिएबल का एड्रेस बता देती है, जबकि रजिस्टर जो होता है वो एड्रेस को एक्सेस करने की परमिशन नहीं देता है। एक डिफरेंस ये है, रैम के अंदर जो भी वेरिएबल है उसका आप एड्रेस पता कर सकते हो, लेकिन रजिस्टर जो होता है सिक्योरिटी रीजन से क्या करता है, अपने एड्रेस को रिवील नहीं करता है। जैसे यहां पर मैं स्कैनएफ के अंदर एड्रेस ऑफ आर लिखने की कोशिश कर रहा हूं, आर क्या है मेरा रजिस्टर टाइप का है, तो स्कैनएफ के थ्रू आप इनपुट नहीं ले सकते रजिस्टर में। क्यों, क्योंकि स्कैनएफ फंक्शन क्या करता है, एड्रेस ऑफ लेता है। ठीक है, एरर आ गया। पॉइंटर यूज में नहीं ले सकते, पॉइंटर को भी किसकी जरूरत पड़ती है, एड्रेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो पॉइंटर से रिलेटेड जो ऑपरेशंस है वो भी आप परफॉर्म नहीं करवा सकते। ये हैं अपने प्रैक्टिस सेट, इन प्रैक्टिस सेट्स को अपन देखते हैं। कितने क्वेश्चन है टोटल, 18 क्वेश्चन, इनको अपन कंप्लीट करते हैं आज। ठीक है, फिर कल अपन स्ट्रिंग पे चलेंगे। देखो इसमें क्या हुआ, m को कॉल किया गया, m इधर आया। ठीक है, x हमारे पास क्या है ग्लोबल, क्या ऊपर एक्सेस किया जा सकता है, नहीं। क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, क्योंकि x को डिक्लेयर कहां किया है तुमने, यहां, और यूज कहां कर रहे हो ऊपर। यूज करना तो तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर
लिखना पड़ेगा एक्सटर्न इंट एक्स, अब चल जाएगा। वैसे तो सर m को कॉल किया, m ने x को 4 डलवा दिया, उसके बाद इंटर स्टेटमेंट तो उसके बाद नहीं, वो तो पहले ही कंपाइल के टाइम पे एरर दे देगा, कॉलिंग तो होगी ही नहीं, प्रोग्राम तो चलेगा ही नहीं, कंपाइलर ही पकड़ लेगा उसको तो। ठीक है, ये x है हमारे पास, कौन सा है, ग्लोबल, ये कौन है, लोकल, ये क्या प्रिंट करवाएगा भाई 3, ये क्या प्रिंट करवाएगा 4, इस वाले को तो छुएंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मेन अपने लोकल को प्रेफरेंस देगा। ठीक है, इस वाले में ये 3 और ये भी 3, क्योंकि अंदर हमने क्या किया, एक वेरिएबल x डिक्लेयर कर दिया है, समझ में आया, अलग से। तो ये तो x3 प्रिंट करवाएगा, ये भी क्या प्रिंट करवाएगा 3 ही प्रिंट करवाएगा, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। ठीक है, इधर वाले में क्या हो रहा है बताओ, डिक्लेयर हमने नीचे किया है, यूज हम कहां कर रहे हैं ऊपर, क्या आ जाएगा कंपाइल टाइम एरर। थर्ड वाले में देखो, ये इसका लोकल हो गया और ये इसका लोकल हो गया, तो ये x तो यहां पर आएगा ही नहीं, तो ये वाली लाइन कौन सा x को करेगी एक्सेस, इसको या इसको, ऊपर वाले को, इसीलिए 3 आ रहे हैं। ठीक है, तुम तो ये इंट x देख लिया करो, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट देखा करो, ओनली x लिखने से, इसमें सिर्फ x लिखा था, इसका मतलब ये इसी x को एक्सेस कर रहा है, लेकिन जैसे मैंने इंट x लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका खुद का बन गया ये, डिक्लेरेशन देखा करो, है ना। इधर क्या हो रहा है, विच पार्ट ऑफ द मेमोरी स्टार p विल बी स्टोर्ड इन द फॉलोइंग c कोड, कौन सा भाई क्या होगा यहाँ पर, कौन सी मेमोरी में जाके स्टोर होगा ये p जो है यहाँ पे, p कौन सी मेमोरी में जाके स्टोर होगा, स्टैक के अंदर, क्योंकि ये क्या है भाई वेरिएबल ही तो एक तरीके का, नहीं स्टैक में नहीं जाएगा, पॉइंटर तो है लेकिन बना हुआ कहाँ है, जगह है, लोकल है या ग्लोबल है, हाँ तो ग्लोबल कहाँ जाता है, डेटा सेगमेंट में जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है, डेटा सेगमेंट में जाएगा, समझ में आ रहा है। उधर वाले में क्या हो रहा है, आउटपुट क्या आएगा, पॉइंटर i, क्या i 0 के बराबर है, क्यों नहीं है, ग्लोबल है भाई, ग्लोबल की डिफॉल्ट वैल्यू 0 ही तो होती है, तो डलवाने की क्या जरूरत है, कंडीशन ट्रू या फॉल्स है, आउटपुट क्या आएगा ट्रू। भाई ग्लोबल है, ग्लोबल का मतलब डिफॉल्ट वैल्यूज में 0 डली गई, तो ये कह रहा है कि आई क्या 0 के बराबर है, बिल्कुल 0 के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्टैटिक है, ग्लोबल लिख दिया इसको अपन ने, एक्स में क्या डलवा दिया 5, अब ये जो 9 गया है क्या यहाँ पर खुद का डिक्लेयर हो रहा है इसका, नहीं, किसको किसको एक्सेस कर रहा है, ग्लोबल को, ऊपर वाले को, तो इसमें क्या डाल देगा ये 9, तो यहाँ क्या प्रिंट होगा 9 प्रिंट होगा। ठीक है, इधर वाले में क्या हो रहा है, कॉल कर रहा है किसको, फर्स्ट टाइम पे फू को कॉल किया, आई बना, आई में कितना गया 11, क्या प्रिंट कराएगा 11। ठीक है, स्टैटिक बना, बात नहीं रहे, क्या बात कर रहे हो दोनों इधर। ठीक है, जे में क्या पड़ा हुआ है 12, कितनी बार बनेगा भैया, एक ही बार बनेगा। ठीक है, तो जे में कितना पड़ा हुआ है 12 + 1 कितना होता है 13, तो जे तो कितना हो गया हमारे पास 13 हो गया, और क्या प्रिंट करवाएगा यहाँ पर 13। अगली बार जब फू फिर से कॉल होगा तो आई फिर से 11 हो गया, तो ये तो क्या प्रिंट करवाएगा 11 ही, और लेकिन ये क्या प्रिंट करवाएगा 14, तो आउटपुट कितना आएगा 11 13 और 11 14। ठीक है, इधर वाले केस में क्या हो रहा है, ये इसका, ये तो x हो गया कौन सा ग्लोबल, ये कौन सा हो गया लोकल, तो ये तो लोकल को 3 प्रिंट करवाएगा, ये इसको प्रिंट करवाएगा, ये x 8, यानी इस वाले में क्या कर दिया उसने 8। ठीक है, किसको कर दिया 8, इधर हम गए तो ये क्या प्रिंट करवाएगा 8, क्योंकि ये भी ग्लोबल को एक्सेस कर रहा है, इसका खुद का है इसलिए इसने 3 प्रिंट करवाया, बाकी ना तो इसका ये खुद का है, ये भी ग्लोबल को यूज कर रहा है, ये भी किसको यूज कर रहा है ग्लोबल को, कहीं पर इंट एक्स नहीं लिखा हुआ इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्या लिखा, इंट एक्स ग्लोबल है। ठीक है,
m को कॉल किया, ये m है हमारे पास, तो ये तो क्या प्रिंट करवाएगा 0, ठीक है, नहीं 0 नहीं, ये पहले इधर आएगा, x में क्या डलवा देगा 4, तो ये क्या प्रिंट करवाएगा 4, लौटते टाइम आएगा ना, तो पहले वो x में 4 डलवाएगा फिर लौट के आएगा, तो x में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पर m को कॉल करेगा, 5 बनेगा, 5 से क्या हो गया 6 हो गया, क्या प्रिंट करवाएगा 6, दूसरी बार फिर कॉल करेगा, 6 से क्या हो जाएगा 7, तो सेकंड टाइम क्या प्रिंट करवाएगा 7, 6 एंड 7, क्योंकि बार बार नहीं बनेगा, एक बार बन गया उसी को प्लस प्लस करेगा। ये हमने क्या बनाया, ये x और ये x, ये क्या प्रिंट करवाएगा गार्बेज, लोकल वेरिएबल है ना x, ठीक है। इधर वाले केस में क्या हो रहा है, किस टाइप का है, रजिस्टर टाइप का है, क्या यूज में लिया जा सकता है, कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। इधर वाले केस में क्या हो रहा है, रजिस्टर इंट x इक्वल्स टू 5, क्या है रजिस्टर इंट x, क्या है हमारे पास, ये लोकल है, ठीक है। अब तुमने किसको कॉल किया, m को कॉल किया, m आया, ठीक है, उसने क्या किया x को प्लस प्लस किया, ये कितना हो गया 5 से 6 हो गया, क्या प्रिंट करवाएगा 6, ठीक है। इधर क्या हो रहा है, ये वाले में देखो, सबसे पहले कौन कौन से फंक्शन है, ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन का खुद का एक स्टैटिक टाइप का a है जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है 1, ठीक है, और ऊपर भी है हमारे पास a b c 3 है, कौन सा a, ठीक है, b c, तीनों में क्या पड़ा हुआ है 0 पड़ा हुआ है, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू तीनों में 0 पड़ी हुई है। इधर कॉल किया गया PRT फन को कॉल किया, तो ये इसका भी खुद का भी एक a है, ये इसका a है जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है 2, इसके अंदर 1 था, इसके अंदर 2 पड़ा हुआ है। इसका खुद का लोकल b है, b में कितना पड़ा हुआ है 1, तो b को हमने प्लस प्लस किया, b को प्लस प्लस करके b तो कितना हो गया 2, और a खुद भी क्या है 2, तो 2 + 2 हो गया, a में कितना गया 4, कितना गया 4। अब ये a प्रिंट करवाएगा और b प्रिंट करवाएगा, कौन सा, ये वाले या इसके खुद वाले, खुद वाले, ये वाला थोड़ा ना करवाएगा, खुद के पास डिक्लेयर्ड है, ये भी डिक्लेयर किया, ये भी डिक्लेयर किया है, तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, और इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो क्या प्रिंट कराएगा 4 एंड 2 प्रिंट करवाएगा, ठीक है। और इधर हमने कहा a और b, इसका खुद का कौन है a ही है, तो ये तो क्या प्रिंट करवाएगा 1, और ये क्या प्रिंट करवाएगा 0, b में क्या पड़ा हुआ है 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, टेम्प नाम का एक वेरिएबल है, ग्लोबल 20 डलवा दिया, इधर आएगा क्या प्रिंट करवाएगा 20, फन को कॉल किया, इसका खुद का एक टेम्प है जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है 10, ये क्या प्रिंट करवाएगा 10, लौट के आएगा क्या प्रिंट करवाएगा 20, हाँ लोकल है ना, खुद वाले को कराएगा। इधर वाले में क्या है स्टैटिक है, कितनी बार कॉल हुआ 3 बार, तो यही x कितनी बार प्लस प्लस होगा 3 बार, आउटपुट कितना आया 3। स्टैटिक है, पहली बार कॉल होगा तो बन जाएगा, फंक्शन में नहीं बनेगा, अलग से बनेगा डेटा सेगमेंट के अंदर, और वहीं प्लस प्लस होता रहेगा, फंक्शन जी मरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको, ठीक है। y में कितना पड़ा हुआ है 1, स्टैटिक है, ग्लोबल लिखा हुआ है हमने, और यहाँ हमने क्या लिखा हुआ z, तो y की जगह तो क्या प्रिंट हो जाएगा 1, और z की जगह क्या प्रिंट हो जाएगा, अच्छा ये भी स्टैटिक है, दोनों एक जगह 1 और एक तरफ 0, z हमारे पास क्या है स्टैटिक है ना, स्टैटिक इनिशियल वैल्यू क्या होती है गार्बेज 0, सॉरी डिफॉल्ट का मतलब 0, ठीक है। तो y की वैल्यू 1 है और नीचे z की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। 5th देखो क्या कह रहा है, P कहाँ जाके स्टोर होगा, P को बनाया कहाँ गया है ग्लोबल वेरिएबल्स कहाँ जाके स्टोर होते हैं सारे डेटा सेगमेंट में जाके स्टोर होते हैं, ठीक है। स्टोरेज क्लास एक्सटर्न है ना, ठीक है। तो ये कंप्लीट है, कल अपन देखेंगे स्ट्रिंग देखेंगे। अब तुम्हारी ज़्यादा क्लासेस नहीं है,
मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक मिड तक या नेक्स्ट वीक पूरा, अगर तुम ज़्यादा खींचेंगे तो मैक्सिमम नेक्स्ट वीक तक चलेगी, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा स्ट्रिंग बचा हुआ है और स्ट्रक्चर यूनियन, फाइल हैंडलिंग तुम्हारे है नहीं, है ना, ठीक है।